Hello everyone, welcome back to the course in which we are learning about the mathematics portion for our competitive programming and DSA. And for this particular video, we are going to discuss the solution of the problem battling with numbers. Battling with numbers क्या है? कोड फोर्सेस से मैंने प्रॉब्लम पिक किया है. एक 1400 रेटेड हमारे पास प्रॉब्लम होने वाला है. काफी एक अच्छा प्रॉब्लम है, काफी एक अच्छे यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे. और कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारा जो हमने कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ा था उसमें और मतलब जो भी हमारी पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट अभी तक आती हुई है, जीसीडी एलसीएम हमने पढ़े, कॉम्बिनेटोरिक्स हमने पढ़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली आपके सामने आएंगी. वो लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, यू विल रियली एंजॉय इट. सो देखते हैं कि प्रॉब्लम हमें क्या बोल रहा है. धीरे धीरे वही अपना सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, अपने जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है उन्हें सॉलिडिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. सो देखते हैं. ऑन द ट्रिप टू कैंपस ड्यूरिंग द मिड सेमेस्टर एग्जाम पीरियड, Chanaka thinks of two positive integers x and y. Since the two positive integers can be very big, both are represented using the prime factorization such as this. सीधी सी बात है, दो हमारे पास नंबर्स जो हमने चूज किए हैं एक्स एंड वाई, और दोनों को क्या है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने रिप्रेजेंट किया है. सीधी सी बात है कि कोई भी किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि 6 आप उसे 2 to the power 1 टाइम्स 3 to the power 1 लिख सकते हो. 12 को आप 2 स्क्वायर 3 1 लिख सकते हो. तो इस तरीके से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना आई होप आपको क्लियरली आता होगा. इसी तरीके से एक्स और वाई हमें दिया गया है, एंड उसी तरीके से हमारी इनपुट भी दी जाएगी कि उनके हमारे बेसिस दिए गए विच आर द प्राइम नंबर्स, और उनके एक्सपोनेंट्स हमें दिए गए कि उनकी पावर्स हमारे पास क्या है, उसकी मदद से हमें रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है एक्स और वाई की वैल्यू को. ठीक है. Chenika ponders about these two integers for too long throughout the trip. So Chenika finds commands her cheese they move fast in order to late for the exam, because the command Chenika comes up with a problem. How many pairs of positive integers p and q? यहाँ से मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स p and q such that LCM of p comma q is x and GCD of p comma q is y. Since the answer can be very large, output it modulo. And we already know this, that LCM of p comma q is the smallest positive integers that is simultaneously divisible by p and q, and GCD of p comma q is the biggest positive integer that simultaneously divides p and q. ये GCD और LCM की सिंपल डेफिनेशन हमें पता. तो सीधी सी बात, अगर हम प्रॉब्लम को दोबारा से रीस्टेट करते हैं, हमें क्या बोला गया है कि आपको LCM of p comma q is equals to x and GCD of p comma q is equals to y. तो ऐसे कितने हमारे पास p q के पेयर्स हमारे पास होंगे. सिंपली वी हैव टू फाइंड these pairs कि हमारे पास कितने डिफरेंट पी और क्यू के पेयर्स होंगे जिनकी मदद से हम ये वाली जो हमारी कंडीशन है इसको मतलब कि इसे सेटिस्फाई हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो चीज़ें आती है, वही जो चीज़ हमें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो हमने फॉर्मूला, जो भी हमारी ट्रिक्स, अभी टेक्निक्स हमने डेवलप की है, तो उन्हीं की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो पहली चीज़ जो हमें सिंपल समझ में आती है कि यार पी टाइम्स क्यू इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ पी टाइम्स क्यू एंड जीसीडी ऑफ पी टाइम्स क्यू. ये सिंपल चीज हमें समझ में आती है कि एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. ये कॉमन प्रॉपर्टी हमें पता है. जीसीडी की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझाई थी, जीसीडी और एलसीएम की में. सो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी आती है कि पी टाइम्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स वाई. ये चीज़ हमारी होल्ड ऑन होनी चाहिए, और इसकी मदद से हमें पी और क्यू के कितने डिफरेंट हमारे पास एक तरह से पेयर्स हो सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें हमारे, वो हमें कैलकुलेट करना होगा. और यहीं से आप क्या है, एक और चीज़ यहाँ से आप समझने की कोशिश कर सकते हो कि यार जो y है मेरा, इट शुड ऑलवेज डिवाइड्स x. y शुड ऑलवेज डिवाइड्स x. क्योंकि सीधी सी बात है यार, y क्या है, जीसीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि एक स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो स्मॉलर वैल्यू जीसीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक बड़ी वैल्यू जो कि एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम और जीसीडी मल्टीपल से एक दूसरे के, तो वो उसे डिवाइड करना ही चाहिए. और अगर ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती है, दैट वाई डज नॉट डिवाइड सिक्स, तो वहाँ पे सिंपल आंसर हमारा जीरो आ जाएगा कि हमारे पास कोई भी पेयर हमारे पास यहाँ पे डेवलप किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है. मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ तो आया कि अच्छा हम किसी चीज़ पे हम यहाँ पे हम स्टैंड कर सकते हैं, किसी चीज़ पे हम डेवलप कर सकते हैं, तो ठीक है, हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आती है. पर इससे सिर्फ इस प्रॉपर्टी की मदद से हम पी और क्यू के कितने पेयर्स हमारे डेवलप हो सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा सा और फंडामेंटली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. कैसे? किसी भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू में कैलकुलेट अगर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है पी का, अगर
इफ आई जस्ट राइट डाउन दिस, हो सकता है मेरे पास कोई पी नंबर है और उसके हमारे पास कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है, लाइक ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। इसी तरीके से मेरे पास क्यू है, जिसमें मेरे पास सी टू द पावर लाइक ए वन एंड डी टू द पावर बी वन, कुछ भी हमारे पास है, मतलब कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से लिखे गए हैं। तो अगर मैं इसमें सीधी सी बात है जी सी डी ऑफ पी कॉमा क्यू अगर मैं कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बेसिस हम यहाँ पे सेम रख लेते हैं एंड वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस बी वन टू द पावर सी वन। तो यहाँ पर जी सी डी ऑफ पी कॉमा क्यू मेरा क्या होता है, सिंपल जो भी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स है उनकी जो भी मिनिमम पावर्स होती है, मतलब कि मिनिमम ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सीधी सी बात है, ए टू द पावर मिनिमम ऑफ एल्फा कॉमा ए वन। मैं थोड़े से वेरिएबल के नेम थोड़े से अजीब यहाँ पे ले लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा इजीली। एंड टाइम्स डी टू द पावर मिनिमम ऑफ, आपके पास इधर डी की पावर जीरो ही है, सो मिनिमम ऑफ जीरो कॉमा बी वन एंड टाइम्स बी टू द पावर मिनिमम ऑफ बीटा एंड सी। आई होप ये वाली कॉमन प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, किस तरीके से हम जीसीडी कैलकुलेट करते हैं, किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारे कॉमन प्राइम नंबर है, कॉमन हो नहीं भी हो तो, कॉमन नहीं भी होगा तो हम उसकी पावर जीरो एज्यूम कर लेते हैं, तो उसके जो भी मिनिमम पावर्स हमारी होती है उसकी मदद से हम जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। और सिमिलरली आप एलसीएम के केस में क्या बोलते हैं, तो वही हम मैक्सिमम पावर्स ले लेते हैं, ए टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ एल्फा टाइम्स ए वन, वही सारी चीज़ें सेम हमारी हो जाएंगी, बस हम मैक्सिमम पावर के लिए यहाँ पे लेते हैं। तो इसकी, इस दो प्रॉपर्टीज की मदद से हम जीसीडी और एलसीएम को कैलकुलेट करके लाते हैं। तो आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टीज तो बहुत मतलब कॉमन है, बहुत सिंपल हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये चीज हम आपको समझ में आती है कि कैसे हम जीसीडी ऑफ टू नंबर्स लिखते हैं, कैसे हम एलसीएम ऑफ टू नंबर्स लिखते हैं। पर इससे वही सेम चीज आती है कि पी क्यू के कितने पेयर्स हम बना पाए जिससे कि उनके जीसीडी और एलसीएम सेम हो जाए। तो यहाँ से हमें यार एक चीज समझ में आती है कि यार क्योंकि हमें जीसीडी और एलसीएम में खेलना है, और उसमें खेलने के लिए हमें प्रॉब्लम में भी सबसे बड़ा हिंट दिया गया कि एक्स और वाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में दी गई है। तो यहीं से हमें यार सबसे बड़ा हिंट मिल जाता है कि यार हम प्राइम बाय प्राइम, मतलब कि सिंपली प्राइम एनालिसिस करते हैं कि जो भी मेरे पास नंबर है उनके प्राइम नंबर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, उसके प्राइम नंबर के हिसाब से हम पी और क्यू के कितने हमारे पास वेरिएशन हो सकते हैं, कितने हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं उनके एक्सपोनेंट की पावर्स के लिए, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। किस तरीके से, सिंपल सी बात मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि यार अगर मेरे पास एक्स है, फॉर एग्जाम्पल ए वन टू द पावर बी वन बी टू, कुछ भी हमारे पास इस तरीके से उसके एक्सपोनेंट्स की पावर हमें दी गई है, एंड आपको सिंपल वाई भी आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, लाइक बी थ्री बी फोर, हमारे पास कुछ भी है, सॉरी मैं बहुत गंदे वेरिएबल्स के नेम यूज़ कर रहा हूँ, बट एक्स और वाई की वैल्यू हमने कुछ भी इसी तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में दी गई है, हमें पी और क्यू की वैल्यू को चूज करना है। पर मेन काम हमारे पास क्या है, जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू मेरा एक्स आएगा, एंड जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू मतलब कि एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू मेरा एक्स आएगा, एंड जीसीडी मेरा क्या आएगा, वाई आएगा। तो इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से हमें समझ में आता है कि यार मैं प्राइम एनालिसिस कर सकता हूँ, जो प्राइम नंबर्स मेरे पी और क्यू में आएंगे वो सेम प्राइम नंबर्स की पावर और एक्सपोनेंट मेरे पास एक्स और वाई में आएगा, क्योंकि मैं जीसीडी और एलसीएम में तो कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं पी और क्यू का जो जीसीडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब कि उसकी जो भी मिनिमम पावर्स होंगी वही एक्स में हमारी आ रही होंगी। सीधी सी बात, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया कि पी और क्यू में मेरे पास कोई वेरिएबल, कोई मेरे पास प्राइम नंबर आर है, और उसकी जो पावर्स का हमारे पास मिनिमम है वही हमारी एक्स की पावर में हमारे पास आ रहा होगा, तो इसकी मदद से हम क्या अपना प्राइम एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये वाली चीज़ मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, मैं आपको नोट्स से समझाता हूँ, आपको ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। गिवन हमारे पास ये था जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू की वैल्यू वाई हो, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास एक्स हो, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स एंड वाई हमें दिए गए थे, जिसमें कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी यही आती थी और नेसेसरी कंडीशन हमने यहाँ पे डेवलप की थी कि वाई मस्ट डिवाइड एक्स, अदरवाइज आंसर हमारा जीरो हो जाएगा अगर वाई हमारे एक्स को डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद प्राइम वाइज एनालिसिस करेंगे, हर एक प्राइम नंबर के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। तो कैसे हम वो काम करेंगे, सो फॉर अ प्राइम आर, कोई भी एक प्राइम नंबर आर ले लेगा, उस प्राइम नंबर आर के लिए वी विल लेट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज बी, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट इन वाई इज डी, एक्सपोनेंट इन बी पी इज एल्फा, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बस लिख के दिखा देता हूँ, मेरे पास पी था तो उसमें आर का एक्सपोनेंट एल्फा है, क्यू में आर का एक्सपोनेंट हमारे पास बीटा है, एक्स में आर का एक्सपोनेंट हमारे पास कैपिटल बी है, एंड वाई में आर का क्या जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास कैपिटल डी है। इस तरीके से हमने बस ये एनालिसिस किया कि अब हम अपना एनालिसिस करते हैं सिंपल सी बात में। अब यहाँ पे आपके पास जो कंस्ट्रेंट आता है, पहला कंस्ट्रेंट आपके पास आएगा
दैट मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू डी। क्यों ये वाली चीज आपको आई? क्योंकि जैसे कि हमने देखा था यार, जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू मेरा वाई के इक्वल है, मतलब कि पी और क्यू के जो मेरे पास वो थे प्राइम नंबर से, मैं एक प्राइम नंबर की यहाँ पे क्योंकि बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आर टू द पावर मिनिमम ऑफ आपके पास था अल्फा एंड बीटा, यही आपका जीसीडी आएगा। एज इक्वल्स टू वाई का भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं विच इज सिंपली आर टू द पावर डी, आप कंपेयर करते हो तो डी की वैल्यू यहाँ से हमें समझ में आता है क्या मिनिमम ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू डी। जो भी मेरे पास अल्फा बीटा का मतलब कि जो भी मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी अल्फा बीटा की, वो मेरी डी के इक्वल होनी चाहिए। और सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी, ये वाली चीज आपके एलसीएम वाली प्रॉपर्टी से बहुत सिमिलरली आप क्लियरली डिराइव कर सकते हो। तो ये हमारे पास सिंपल कंस्ट्रेंट आता है किसी का भी प्राइम एनालिसिस करने के लिए जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स में आ रहे हैं वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डी और बी की वैल्यूज हमें पता होगी, पता है हमें, और हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को काउंट करने की कोशिश करेंगे, गैस करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा मेरे पास अल्फा और बीटा की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। अब क्या क्या मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं वो मेरे डिपेंड करेंगी, तो उसके लिए हम क्या अपने 3-4 केसेस अपने एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास किस तरीके से केसेस होंगे कि यार अगर मेरी डी इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि सीधी सी बात है, ये जो मेरे पास डी था जो हमने कैलकुलेट करके लाए हम वाई में, तो मेरे पास डी, अगर इसकी वैल्यू इफ सिंपली डी इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें वाले ये वाला जो हमारा केस होता है इसमें हमारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि इम्पॉसिबल केस है हमारे पास। इम्पॉसिबल केस पहले अगर आप मतलब कॉन्सेप्चुअली देखने की कोशिश करो तो डी क्या था हमारा जीसीडी में था, एंड जीसीडी की वैल्यू एलसी जीसीडी का एक्सपोनेंट एलसीएम के एक्सपोनेंट से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम का एक्सपोनेंट हमारा बड़ा ही होगा। और सीधी सी बात है, अगर मिनिमम ऑफ अल्फा बीटा हमारा डी है तो वो तो छोटी वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा हमारा बी है, तो डी इज ग्रेटर देन बी तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उस केस में हमारा जो डिफरेंट का मतलब पी और क्यू में उस वैल्यू को हम यूज ही नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारे पास जीरो चांसेस होंगी एंड वी विल टर्म इट एज एन इम्पॉसिबल कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन हो जाएगी विच इज सिंपली डी इज इक्वल्स टू बी। सीधी सी बात, हमारा जो एनालिसिस है वो इन दो ही कंस्ट्रेंट्स पे चल रहा है, मिनिमम ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू डी एंड मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी। सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसकी मदद से अब आपने एक चीज देखी कि यार अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू बी हो जाती है, मतलब कि मिन ऑफ अल्फा बीटा इज सिंपली इक्वल्स टू मैक्स ऑफ अल्फा बीटा। और ये केस कब हो सकता है? जब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तभी हमारे पास ये वाला केस हो सकता है, वरना कोई भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती जिसमें कि हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू डी इक्वल्स टू बी हो जाए। मतलब कि अब सिंपल सी बात वो ये समझ जाएगी कि यार मेरे पास दो नंबर्स है, मैं उनका मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी सेम आना, मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी सेम आना, तो वो दोनों नंबर सेम ही होंगे मेरे पास, तभी वो केस हमारे पास आ सकता है। तो उस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं उस प्राइम नंबर आर के चूज करने के, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यूज को चूज करने के, मेरे पास सिर्फ एक ही वे है विच इज सिंपली अल्फा बीटा इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू बी। हम डी और बी में से कोई भी वैल्यू चूज कर लेते हैं क्योंकि वो सेम ही वैल्यूज है हमारे पास, तो एक नंबर ऑफ वेज हमारे पास आएगा। जो थर्ड कंडीशन हमारे पास होगी कि डी इज लेस देन बी, तो ये हमारे पास सबसे फीजिबल कंडीशन है कि यार हाँ ठीक है, क्योंकि डी मिनिमम था हमारे पास, बी हमारा मैक्सिमम था, तो ये हमारे पास चीजें होती है। तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाती है अल्फा और बीटा की वैल्यूज को चूज करने के लिए। अल्फा और बीटा की वैल्यूज को चूज करने के लिए क्या हो जाती है, एक बार हम बी और डी चूज कर लेंगे और एक बार हम डी और बी चूज कर लेंगे, तो हमारे पास दो वेज हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में चूज करने के। सो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन ये समझ में आ रही होगी। एंड क्यों हम इन कंडीशंस पे बात कर रहे हैं, हमने जो रूल ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था, रूल ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या बोलता था कि यार मेरे पास जो हम डिसीजन ट्री बनाते थे कि यार क्योंकि मुझे पी और क्यू को डेवलप करना है, पी और क्यू में मेरे पास आर है, कोई भी प्राइम नंबर्स उसकी पावर अल्फा है एंड बीटा है, मैं उसी के हिसाब से एनालिसिस कर सकता हूँ। अब मेरे पास फाइनल एक्स और वाई दिए गए हैं जो इनके जीसीडी की मदद से कैलकुलेट करके लाएंगे, उसकी मदद से हमने कंस्ट्रेंट देखा। तो अब ये जो आर की मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है इन पे हमारा डिपेंड करेगा कि क्या क्या इनकी डिफरेंट वैल्यूज है, उसके हिसाब से मेरा पी और क्यू की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बट हमें उस कंस्ट्रेंट को भी समझते हुए काम करना है। तो अगर आप बहुत बेसिक डेफिनेशन में देखते हो, बहुत फंडामेंटल लेवल पे देखते हो, तो ये सेम ही प्रॉब्लम है रूल ऑफ प्रोडक्ट वाली, कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है और हर मेथड के लिए मेरे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेज है, और तो हम उन सभी वेज को मल्टीप्लाई करके अपने फाइनल आंसर तक ले आते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने वेज है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के, मतलब कि हम प्राइम बाय प्राइम एनालिसिस कर रहे हैं। प्राइम बाय प्राइम भी हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको मतलब कि फाउंडेशन से समझ आता आ रहा हूँ, इंट्यूशन आपका वहां से डेवलप करता आ रहा हूँ। और उससे हमने समझा कि यार अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन बी है तो वो इम्पॉसिबल केस है, वो कभी हो नहीं सकता। अगर इक्वल टू है
तो इक्वल्स टू के केस में मिन और मैक्स वैल्यू किसी दो नंबर्स के अगर इक्वल है तो वो दोनों नंबर सेम है मेरे पास, सीधी सी बात है, मैं समझ में आती है। अगर डी की वैल्यू लेस देन बी है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो आंसर्स होंगे, या तो बी और डी हो जाएगा या डी और बी हो जाएगा, यही दो पॉसिबिलिटी हमारे पास सामने आती है, इससे अलग हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास दो कंडीशंस और है जो आपके दिमाग में भी आ रही होंगी कि यार ये तो मैंने कॉमन प्राइम नंबर की यहाँ पे बात की कि यार जो प्राइम नंबर एक्स और वाई दोनों में मेरा एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से हमने देखा, पर हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि यार कोई नंबर सिर्फ एक्स में हो, हमारा प्राइम ओनली इन एक्स, तो मतलब कि डी की वैल्यू मेरे पास जीरो है, जीरो होते ही वो क्या है, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो हमारे पास कितने टू वेज हो गए, क्या हमारे पास वेज हो जाएंगे, एक तो बी तो हमारे पास है, डी की वैल्यू जीरो हुई है तो जीरो बी एंड बी जीरो, ये हमारे पास दो वेज हो गए कि यार मैं जो आर की वैल्यू है वो जीरो और बी यूज कर लेता हूँ या बी ओ जीरो यूज कर लेता हूँ। और अगर मेरा प्राइम ओनली इन वाई है तो वो हमारे पास इम्पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें बी की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी बट बी की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं हो सकती, उसमें हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन बी हो जाएगी, और वो क्यों नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल केस है, वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो ये वाले जो दो कंडीशंस थी हमारी, ये भी अपने आप ही यहाँ पे हैंडल हो जाती है कि अगर मेरा प्राइम सिर्फ एक्स में है तो हमारा क्या काम होगा, दो नंबर ऑफ बेस हमारे पास होंगे, और अगर मेरा प्राइम सिर्फ वाई में तो वो इम्पॉसिबल कंडीशन मेरे पास हो जाएगी, उस केस में हमारा आंसर जीरो होगा। तो एंड फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या होगा कि हम प्रोडक्ट ले लेंगे ऑफ ऑल द प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम्स में हम प्रोडक्ट लेंगे एंड सिंपली वेज पर प्राइम, जो भी उस पर्टिकुलर प्राइम पे कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है हमारे उसे चूज करने के, सेलेक्ट करने के, उनका सबका प्रोडक्ट ले लेंगे, बाय मॉड हम यहाँ पे कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो सिंपल एल्गोरिथम हमारी क्या होगी, वी विल मर्ज प्राइम्स ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी हमारे एक्स और वाई के प्राइम्स होंगे उन्हें मर्ज करेंगे, और हर प्राइम के लिए हम चेक करेंगे इफ इन वाई बट नॉट इन एक्स, तो हमारा प्रिंट जीरो होगा। एंड देन अगर ऐसा नहीं है तो हम कंपेयर करेंगे अपने एक्सपोनेंट्स को और मल्टीप्लाई करेंगे या तो वन से या फिर टू से, एंड फाइनली अपने आउटपुट कर देंगे, रिजल्ट को कोड देखेंगे, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी, एल्गोरिथम वगैरह आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएगी। एक हल्का सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, समझने में थोड़ा सा ग्रास्प करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि क्यों हम वो सारे इतने सारे हम केसेस बना रहे हैं, क्यों हम इतना एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो यही है कि यार जो हमने रूल ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें पढ़ी थी उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, जीसीडी और एलसीएम की प्रॉपर्टीज को, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली चीजों को प्राइम में एनालिसिस करने का, ये बहुत कॉमन टेक्निक्स हमारी जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में हमारी अक्सर आती रहती है, जिसमें कि हमें प्राइम नंबर पे एनालिसिस करना होता है उसके एक्सपोनेंट्स वगैरह पर, सो दैट दिस प्रॉब्लम ब्यूटीफुली सम्स दैट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लाइक जीसीडी फिक्सेस द मिनिमम एक्सपोनेंट, हमारा जो मिनिमम एक्सपोनेंट है जीसीडी उसे फिक्स करता है, एलसीएम फिक्सेस द मैक्सिमम, ईच प्राइम इंडिपेंडेंटली गिव्स जीरो वन और टू चॉइसेस। ठीक है, आपको ये वाली चीज समझ में आती होगी कि हर प्राइम जो है वो इंडिपेंडेंटली इतनी चॉइसेस देता है, सीधी सी बात, हमारे पास जो भी प्राइम थे, हमारे पास एक प्राइम था, दो प्राइम था, तीन प्राइम था, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस देते हैं, या तो जीरो चॉइस या वन चॉइस या टू चॉइस, जीरो वन टू कोई भी हमारे पास ये चॉइसेस हो सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है तो इन सबका प्रोडक्ट ले लेता है, फॉर एग्जांपल ये वन चॉइस दे सकता है, ये टू चॉइस, ये हमारे पास जीरो चॉइस, तो इसके हिसाब से हम चीज़ों को कैलकुलेट करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। सो एक बार कोड भी देख लेते हैं, कोड सी प्लस प्लस में अगेन आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जावा पाइथन में भी आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, कांस्टेंट एडर्स वगैरह हमारे मॉड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एंड मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, एंड पहली जो हमारी इनपुट दी गई, इनपुट थोड़ी सी इसी तरीके से दी गई है कि हमें पहले तो जो हमारा x है उसके बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही दिए गए हैं और इन्हें वेक्टर की फॉर्म में हमें दिए गए हैं, तो हमने वो स्टोर करके रखा, एंड सिमिलरली दोनों नंबर्स के लिए हम ये काम करेंगे, एंड फाइनली हमारा एक आंसर वन से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड टू पॉइंटर्स का हमने यहाँ पे यूज किया, वही मर्जिंग वाला लॉजिक हमारा सिंपल होने वाला है। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर मेरा सिर्फ x में है प्राइम, मतलब d की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू, तो आंसर हमारा आंसर टाइम्स टू हो जाएगा, i प्लस प्लस हम कर देंगे क्योंकि वो सिर्फ x में था हमारा, वही जैसे हमारा मर्ज करते हैं हम, टू सॉर्टेड एरे वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। एल सिर्फ i की वैल्यू अगर मेरे पास n है एंड c ऑफ j इज लेस देन इक्वल्स टू a5, मतलब कि प्राइम इन y बट नॉट इन x, तो वो इम्पॉसिबल केस है, हम रिटर्न कर देंगे सिंपल, अपने फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो हम एल्स हमने क्या दोनों चीजें देख ली कि वो एक्स में तो क्या होगा, वाई में क्या होगा, उसके बाद हमारे क्या होता है उन एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना, हमारे पास बात आ जाती है, मतलब कि सेम प्राइम है हमारे पास, सेम प्राइम नंबर में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमने बी निकाला, डी निकाला, जो हमारे प्राइम नंबर्स पे थे, एंड अगर डी इज ग्रेटर देन बी तो हमने क्या यहाँ पे प्रिंट जीरो कर दिया, वो एक इम्पॉसिबल कंडीशन हमारे पास आ जाती है, इम्पॉसिबल केस हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर डी की वैल्यू लेस देन बी है तो हमारा आंसर
इज इक्वल टू आंसर टाइम्स 2 हम कर देंगे। और नहीं तो अगर डी और बी की वैल्यू मेरे पास सेम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, या कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई सेंस नहीं। एंड आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस हम करके अपना आगे बढ़ जाएंगे। एंड फाइनली अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। काफी एक अच्छी प्रॉब्लम थी, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, जीसीडी, एलसीएम, आपके कॉम्बिनेटोरिक्स के भी प्रिंसिपल्स, हमने सारी चीजों को मर्ज करके प्रॉब्लम सॉल्व की है, और काफी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। एंड आई होप मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा, मैं आपको समझा पाऊंगा। सो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज में मजा आ रहा है नहीं आ रहा। And please do share it with your friends. It really means a lot to me when you share. And please do subscribe to the channel if you want me to continue with this channel, continue making these types of videos. So please subscribe, share.